नमस्कार दोस्तों। 21 जुलाई वो तारीख है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी मानहानि केस की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई की तारीख आज तब मुकर्रर की जब राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है हाई कोर्ट के फैसले को स्टे करते हुए दोष सिद्धि के फैसले को स्टे करने की मांग की गई है। सबकी नजर अब सुप्रीम कोर्ट पर है, सबकी नजर अब 21 तारीख पर होगी, 21 जुलाई पर होगी। इसलिए जिस राहुल गांधी को गुजरात की 3 अदालतों से मानहानि केस में 2 साल की सजा मिली, अधिकतम सजा मानहानि केस में, ताकि उनकी संसद की सदस्यता चली जाए, उन्हें संसद से बाहर किया गया, उन्हें उनके बंगले से बाहर किया गया और सब कुछ लाइटनिंग स्पीड के साथ हुआ। और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी बीजेपी के विधायक हैं। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते उससे पहले पूर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, कैविएट दाखिल किया। अब सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को क्या करेगा, और 21 तारीख इसलिए भी अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रुख से ही तय होगा क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में राहत पाकर फिर से संसद के सदस्य बनेंगे, उनकी संसद की सदस्यता बहाल होगी, या राहुल गांधी अगले 8 साल तक संसद से बाहर होंगे। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली और सजा बरकरार रह गई तो राहुल गांधी न सिर्फ 2024 बल्कि 2029 का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एक तरफ विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, मोर्चेबंदी हो रही है, 26 दलों की बैठक बेंगलुरु में हो रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस उस मोर्चेबंदी की धुरी है और दूसरी तरफ राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य, संसदीय भविष्य पर सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला होना। आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका राहुल गांधी की तरफ से दायर की गई उसमें कुछ अहम मुद्दे उठाए गए और साथ में यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत नहीं दी तो राहुल गांधी का करियर 8 साल के लिए खराब हो जाएगा। तो क्या राहुल गांधी को राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाली है, मिलेगी? क्या राहुल गांधी की जो आशंकाएं गुजरात की अदालतों को लेकर थी वो आशंकाएं सुप्रीम कोर्ट में दूर होगी और सुप्रीम कोर्ट नए सिरे से पूरे मामले को सुनेगा और पूरे देश की नज़र जिस फैसले पर है, कुछ फैसला किस दिशा में आएगा? क्योंकि बीजेपी क्या चाहती है सब जानते हैं, छोटे मोदी और बड़े मोदी क्या चाहते हैं, मतलब पूर्णेश मोदी और प्रधानमंत्री मोदी सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इस पर नज़र होगी। हमारे साथ खास मेहमान हैं एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4 दशकों का अनुभव है, लेकिन कायदे, कानून, संविधान और अदालती प्रक्रिया के मास्टर हैं, सब कुछ बारीकी से समझते हैं। पिछली बार भी वीडियो में इनसे हमने बात किया था जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने की बात हुई थी राहुल गांधी की, लेकिन अब चूंकि तारीख मुकर्रर हुई। पहला सवाल एनके सिंह साहब, 21 जुलाई अब सुप्रीम कोर्ट ने तारीख मुकर्रर कर दी, तो क्या हो सकता है 21 जुलाई को? नहीं, आपने विनम्रता से इसमें जो कहा कि 21 तारीख को राहुल गांधी का ये होगा वो होगा, दरअसल सिर्फ इतना ही नहीं है, ये प्रजातंत्र को बचाने का, फ्री स्पीच इस देश में रहेगा कि नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा कि नहीं, ये उसका आगाज़ है। 21 तारीख सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी का एक केस है, इस केस को जब आप पूरे चश्मे से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा केस है। इस देश में विमर्श, जो राजनीतिक विमर्श होते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, ये बचेंगे कि नहीं, ये उसका मकाम है। ये 21 तारीख से वो सिलसिला शुरू होगा, ठीक है। 21 को कोई फैसला नहीं आएगा, 21 से ये सिलसिला शुरू होगा जिसमें कि वो पार्टीज बुलाई जाएंगी। लेकिन सिर्फ मुद्दा इतना ही नहीं है कि राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के अपने होराइजन को डायलेट का विस्तार देना पड़ेगा, और वो विस्तार यहां तक होगा कि फ्री स्पीच का पैरामीटर क्या होगा, जुडिशियरी, सबऑर्डिनेट जुडिशियरी की सीमाएं क्या क्या होंगी। उदाहरण के लिए 10 पॉइंट्स इसमें राहुल गांधी ने दिए हैं, 10 हैं और सिलसिलेवार हैं, क्रम 1, 2, 3, 4, और इस पे उन्होंने रिबट किया है कि साहब ये कहीं से कन्विक्शन बहाल करने का मुद्दा बनता ही नहीं है। तो वो 10 जो पॉइंट्स हैं वो इंडिकेट ये करते हैं कि इस देश में क्या प्रजातंत्र रहना है कि नहीं। तो 21 तारीख से सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे होगा या नहीं, इस देश में केस है, लेकिन उसका कैनवास बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और बल्कि हम इसको यूं कह रहे हैं कि इस जजमेंट से, और आप याद रखिए एक जजमेंट और आना है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को चला गया है, वो है दिल्ली
का जो ऑर्डिनेंस सरकार ने इशू किया, सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के यूनानिमस फैसले, जिसको सर्वसम्मति से कहते हैं, जिसको जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही लिखा है, सीजेआई ने खुद पूरा फैसला लिखा है, उस जजमेंट के खिलाफ 7 दिन के अंदर 11 को जजमेंट आता है, 19 को 8 दिन के अंदर 11 मई और 19 मई, और उसमें सरकार एक ऑर्डिनेंस जारी करती है पूरी तरह से जस्टिस चंद्रचूड़ के उस जजमेंट को, जो यूनानिमस है, और यूनानिमस जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का इट कैरीज अ फोर्स ऑफ लॉ, इसमें कानून की ताकत होती है, उसको आपने एक ऑर्डिनेंस से यूटिलाइज। ये केजरीवाल का जिक्र कर रहे हैं, केजरीवाल सरकार को जो शक्तियां सुप्रीम कोर्ट ने दी, उन शक्तियों को फिर से कैप्चर करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया, उसका जिक्र करें। लेकिन हम वापस लौटते हैं फिर। नहीं, एक चीज और बता दे, तो ये दोनों जो केसेस हैं, और खास करके राहुल गांधी का, ये दोनों केसेस 2024 में जो जनता में के दरबार में लड़ाई होनी है, ये उससे ज्यादा बड़ी लड़ाई एग्जीक्यूटिव मोदी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है। और अगला जो ये समर होगा, ये एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका के बीच में होगा, और न्यायपालिका अगर संविधान की रक्षा कर सकती है तो फैसले क्या होंगे ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फैसले जो हैं, ये संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच और जुडिशियल प्रोसेस की सीमाएं, ये इन सभी पे इस पे फैसला होना है, जो राहुल गांधी का केस है। ये बहुत अहम बातें आपने कही इनके सामने, पिछली बार भी कही थी। सही है, राहुल गांधी एक नाम है, एक चेहरा है, एक पार्टी के नेता हैं, अब तो सांसद है नहीं, सदस्यता चली गई। और किस लाइटनिंग स्पीड से सदस्यता गई, इस पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। और किस ढंग से गुजरात की निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक ने फैसला दिया, और उस फैसले में गुजरात के हाईकोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि 10 मामले क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है राहुल गांधी के खिलाफ। और ये कहते वक्त, जजमेंट फैसला देते वक्त, गुजरात हाईकोर्ट ने जो जिक्र किया, उससे लगता है कि उन्होंने मान लिया कि राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर है, जबकि राहुल गांधी के खिलाफ वो तमाम मामले बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं की तरफ से पॉलिटिकल मामले हैं, जिनमें उनके भाषण या उनके आरोपों को लेकर उन पर मानहानि के मुकदमे हैं। जबकि ये सब जानते हैं कि संसद में 150 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जिन पर हत्या की कोशिश, मर्डर या तमाम तरह के मुकदमे हैं। एडीआर की रिपोर्ट आती रहती है, अभी तो विधायकों को लेकर एडीआर की रिपोर्ट आई थी। लेकिन हम वापस लौटते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट पर। गुजरात हाईकोर्ट ने जो किया, उस पर थोड़ा आप आगे बताइएगा अभी कि राहुल गांधी ने अपने पक्ष में क्या क्या रखा है। मैं एक अभिषेक मनु सिंघवी का बयान भी सुनाऊंगा, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ही सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का पक्ष रखेंगे। वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वरिष्ठ एडवोकेट हैं। वही गुजरात हाईकोर्ट में भी उन्होंने ही केस लड़ा था, लेकिन निराशा हाथ लगी। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है कोर्ट में, वो भी। लेकिन मैं फिर कोर्ट से आऊंगा। आपने कहा कि एक बड़ा मामला है, सिर्फ राहुल गांधी तक नहीं है, क्योंकि इस मैसेज से, मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से डाउन द लाइन एक संदेश भी जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम में भी जाएगा, अपोनेंट में भी जाएगा और सत्ता में भी जाएगा। अगर राहुल गांधी के खिलाफ फैसला हुआ, तब जाएगा मोदी एंड एसोसिएट्स को कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को नाप सकते हैं। और कहीं असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है, गुजरात में इनकी, हरियाणा में, तीनों लेयर से जजमेंट कुछ ऐसा आएगा कि वो आदमी संसद से बाहर हो जाएगा, आदमी डरेगा बयान देने से। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के सामने विकल्प है। दिल्ली का केस आपके सामने है। जी, दिल्ली का केस हमारे सामने, जिसका जिक्र किया। और तो फिर ऐसी स्थिति में जो आपने उम्मीद जताई सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे देश में मानते हैं जो लिबरल, सेकुलर या कॉन्स्टिट्यूशन में जो यकीन रखने वाले लोग हैं, कि सीजेआई चंद्रचूड़ की भूमिका इसमें बहुत अहम होगी अगर उनकी बेंच में जाता है तो। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से कुछ फैसले दिए, मैं ये जानना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास क्या विकल्प है, 21 तारीख से प्रोसेस कैसे शुरू होगा, थोड़ा समझने के लिए। नहीं, प्रोसेस तो देखिए, कोई भी एक होता है, राइट होता है कि उसको अपना जवाब देने दें। तो अगर राहुल गांधी ने ये कोई पिटीशन दायर किया है, तो आपको याद होगा पूर्णेश मोदी ने कैविएट एक दायर किया है कि साहब हमको भी सुन लिया जाए, एक्स पार्टी फैसला ना दिया जाए। तो एक तो ये है कि पूर्णेश मोदी को नोटिस जाएगी, तो उतना वक्त तो देंगे नोटिस के लिए, जो एक प्रोबेबल टाइम होता है वो देंगे। इसके बाद केस में प्ली होगा और इसमें दोनों तरफ के वकील होंगे। लेकिन जो पिटीशन पर से है, अगर आप उसको देखें तो वो फुल प्रूफ पिटीशन है, उसमें 10 पॉइंट्स रेज किए गए हैं। 10 पॉइंट्स हम आपके व्यूवर्स को बताने के लिए
ताकि वो बहुत वो clear पॉइंट समझ जो में- राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की याचिका में है, और वही पॉइंट अहम होंगे। सुप्रीम कोर्ट उन्हीं पॉइंट्स के मद्देनजर सुनवाई करेगा। उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के पॉइंट्स आधार के आधार पे एक एक पॉइंट लेके वो सुनवाई होगी। और इसमें खास बात यह है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस तरह के लगातार जजमेंट्स दिए हैं। जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर दिल्ली वाला है, उसमें भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने कॉन्स्टिट्यूशन के अरेंजमेंट को, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक चीज होती है, जो सबसे बड़ी दिक्कत होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सिर्फ न्यायपालिका के पास नहीं होती है, वो एग्जीक्यूटिव को भी उतना ही देखना पड़ता है। तो इसमें ऐसा तो नहीं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का केस हो जिसमें कि बहुत तेज गति से आपने एक्शन लिया है और विंडिक्टिव हो, तब फिर उसका एक्सटेंशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो 10 पॉइंट्स हैं उसमें पहला था, जो सबसे बेसिक पॉइंट है, कि ये मोदी जो 13 करोड़ हैं पूरे देश भर में, मसलन सुशील मोदी हैं, वो एक दूसरे कास्ट के हैं। गुजरात में जो मोदी हैं ये दूसरे कास्ट के हैं। तो ये नीरव मोदी है, ललित मोदी है, कहीं मड़वाड़ी है, कहीं और है, अलग अलग बहुत सारे। तो इसको एक शब्द दिया है उसमें पिटीशन में, जिसको एसएलपी कहते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन, उसमें एक शब्द दिया है एमॉर्फस ग्रुप है। ये अपने अपने हिसाब से इसका शक्ल होता है। तो अब आप एमॉर्फस ग्रुप के आधार पर मोदी कम्युनिटी मान ले रहे हैं, मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, आकार अपरिभाषित, बिल्कुल, जिसका बिल्कुल, कोई आकार नहीं, बिल्कुल डिफाइन तो नहीं। उस तरह के उससे मोदी जब उन्होंने कहा, तो आपने कहा साहब ये हमारे वाले मोदी के लिए है, और ये कह के फिर ये पहला पॉइंट था। फिर हुआ कि साहब पूर्णेश ने, ये जो दूसरा पॉइंट था, पूर्णेश मोदी जो हैं जिन्होंने कंप्लेंट किया है, उन्होंने पूरे उस दौरान सिद्ध नहीं किया कि उनका अपमान हुआ कैसे। ये उन्होंने कोर्ट में साबित नहीं किया। तीसरा है रिमार्क वॉज नॉट अगेंस्ट कंप्लेनेंट। ये रिमार्क तो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट थी ही नहीं। वो तो जानते भी नहीं पूर्णेश मोदी कौन है। और कभी भी जो डिफेमेशन होता है, नॉर्मली उसको माना जाता है कि वो इंडिविजुअल होता है। तो राहुल गांधी जो अपना दोनों स्टेटमेंट अगर आप देखें उस समय का और उसकी संदर्भिता देखें, तो वो तो नरेंद्र मोदी को कह रहे थे। अब यहाँ पे ललित मोदी और नीरव मोदी को कह रहे को जोड़ के, और फिर दोनों नरेंद्र भगोड़े हैं और चोर हैं, घोषित तौर पर है। और ये वो जमाना है जबकि अडानी मोदी के रिलेशंस को लेके चर्चा चल रही थी। राहुल गांधी ने फ्लोर में भी कहा था, कई चीजें ऐसी हुई थी। तो ये वो संदर्भ है उसका। तो ये हो गया तीसरा। उसके बाद ये चौथा है, हमारा इंटेंशन अवमानना का कहीं से भी नहीं था, किसी अवमानना का नहीं था इसमें। तो ये आपको कहना पड़ता है। एचसी ने सर्वाधिक सजा बहाल कर दी। एचसी ने सर्वाधिक सजा देने के फैसले को बहाल कर दिया। इसमें यह भी नहीं देखा कि कहां क्या ये वैलिड है। ये तीसरा है। पांचवा है। छठा है, मॉरल टर्पीट्यूड का ये केस कैसे हो सकता है, नैतिक पतन का ये केस। और बड़ा बढ़िया अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरा 43 जो जजमेंट का है, मैं एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं ताकि अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है और वही सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। तो इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी हाईकोर्ट के फैसले के बाद किस मुद्दे का जिक्र किया है उन्होंने हाईकोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ के साथ, और वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में कितना मायने रखेगा, राहुल गांधी के पक्ष में जाएगा या नहीं, उस पर हाँ आगे बात करेंगे। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी का एक हिस्सा 2 मिनट का जरूर सुनिए। कि पैरा 43 और एक दो और पैराज में इस प्रकार से लिखा गया है जैसे ये जो राहुल गांधी ने 1-1.5 वाक्य कहा, ये भारत का सबसे जघन्य अपराध है। और उसके बाद वाले पैरा 45 में ये भी कहा गया है कि ये वाक्य अपने आप में मॉरल टर्पीट्यूड भी है। मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा, कानून थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। कानून में मॉरल टर्पीट्यूड परिभाषित वाक्य है, फ्रेज है, शब्द है। कभी भी इस प्रकार का वाक्य जो कभी मानहानि मान भी लिया जाए, वो एक ऑफेंस हो सकता है जब तक कि उच्चतम न्यायालय निर्णित न करे। लेकिन मॉरल टर्पीट्यूड दूर दूर से नहीं हो सकता। इसमें क्या मॉरल टर्पीट्यूड है मैं जानना चाहूँगा। वो कुछ नहीं बताया है आपको। पैरा 45 में कहा है कि हम इसको मॉरल टर्पीट्यूड भी मान सकते हैं और मानते हैं। अगर ये चीज़ें हो सकती है मॉरल टर्पीट्यूड, तो मैं नहीं समझता। और
उसके पहले वाले पैरा 43 पे 43 में ऐसा एक पिक्चर दिखाई गई है जैसे कि बहुत ही जघन्य अपराध किया है। ये क्लियरली, ये बड़े स्पष्ट रूप से बहुत मुख्य प्रमुख गलतियां हैं जो हम समझते हैं उच्चतम न्यायालय ठीक करेगा। तीसरा पहलू है कि बार बार ये कहा गया है कि ये एक वाक्य उस पूरे समुदाय के हर अंग को की मानहानि करता है। जो हमने तथ्य दिए कि कितने कितने विभिन्न अंग हैं, ये समुदाय अपने आप में परिभाषित नहीं है। अगर उस समुदाय को लेकर उसके कितने कितने अलग अंग हैं, उसके हर व्यक्ति को कैसे मानहानि हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसा है तो कभी नहीं हो सकता कि उस पूरे अपरिभाषित समुदाय का कोई व्यक्ति उठकर लोकस होता है, हैसियत रखता है कि वो कोर्ट जा सके। 13 करोड़ लोग हों या 10 करोड़ लोग हों, उनमें से कोई भी शिकायतकर्ता बन सके, इसका कोई उत्तर नहीं दे पाया है। तो ये तो अभिषेक मनु सिंघवी का तर्क था, कांग्रेस का तर्क है, कांग्रेस के सांसद हैं। जो ये तर्क अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया, इस तर्क को जिसमें जजमेंट का उन्होंने कहा कि अधिकतम सजा दे दी जैसे जघन्य अपराध है, सुप्रीम कोर्ट कैसे देख सकता है? बहुत सिंपल सी बात है कि नैतिक पतन के मुद्दे जघन्य अपराध क्या होता है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिससे कि सोसाइटी के कलेक्टिव कॉन्शियंस, सामूहिक विवेक को एक आघात पहुंचे, वो जघन्य अपराध होता है। और जघन्यतम कहते हैं उसको जिसमें फांसी दी जाती है। ये जो हमने किया है ये जघन्य अपराध कैसे है? क्योंकि जघन्य अपराध में तो फांसी मिलती है, आजीवन कारावास मिलता है, 10 साल की सजा होती है। आज तक कभी नहीं सुना कि जघन्य अपराध में 2 साल की सजा हो। तो अगर कानून बनाने वाले ने 499 ये जो सेक्शन है इसको जघन्य माना होता तो इसमें सजा भी 10 साल की होती। तो इसी को डिस्प्यूट किया है कि साहब ये कहां से जघन्य हो गया, किसी को हमने अवमानना कर भी दी, मान लीजिए कर दी, मैंने आपको कुछ बुरा भला कह दिया, पब्लिक में कह दिया, तो ये जघन्यतम कैसे हो सकता है? तो ये पहला ये है। अब इसके साथ भी है 2 आधार सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले जजमेंट्स में कहा है कि कन्विक्शन स्टे किन आधार पे होना चाहिए। तो उन्होंने 2 चीजें दिया है कि ये चीजें 2 ना हो तो कन्विक्शन दिया जा सकता है। वो चीजें क्या है? मॉरल टर्पिट्यूड, हिंदी में इसको कहेंगे नैतिक पतन की पराकाष्ठा, जिसका जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी ने भी किया। ने किया। और दूसरा जघन्य अपराध, न तो ये मॉरल टर्पिट्यूड का केस है क्योंकि इसमें मोरालिटी कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है। अब जज साहब ने क्या किया हाई कोर्ट के कि जिसको कि अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने एक पॉइंट में रखा है कि साहब ये वो कंसिडरेशंस थे जिसका इस केस से कोई मतलब नहीं था। जैसे कि जज साहब ने कहा कि साहब पॉलिटिक्स में प्योरिटी होनी चाहिए, अगर शुचिता नहीं है, प्योरिटी नहीं है, और वो भी माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल के आप जनता को वोट के लिए आप एक धोखा कर रहे थे। पहले तो ये कन्विक्शन के केस में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, सबका राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और नहीं, सबसे बड़ा अपोजिशन का लीडर प्रधानमंत्री को नहीं कहेगा तो किसको कहेगा? मुझे कहेगा क्या? सही बात। राहुल गांधी को 12 करोड़ वोट मिलते हैं। सही बात। अगर मोदी को 23 करोड़ मिलते हैं तो 12 करोड़ राहुल गांधी को भी मिलते हैं। तो वो अच्छा, अब फिर तो डिस्कोर्स ही नहीं होगा कि माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ होगा ही नहीं। कोई कहेगा माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं होगा, सत्ता में सरकार के खिलाफ, तो वो एमएलए पूर्णेश के खिलाफ नहीं होगा। सही। तो कहीं कुछ नहीं होगा तो फिर ये सीज कर जाएगा। तो उन्होंने, तो माननीय ये आपके हाई कोर्ट ने संदर्भ से बाहर के इश्यूज उठाए। जैसे कि एक और भी केस है, मोदी का नाम लेकर सेंसेशनलाइज किया। हमने किसका नाम लिया? पॉलिटिका, किससे सेंसेशनलाइज? इससे इस जजमेंट का क्या मतलब है कि कन्विक्शन रोका जाना चाहिए कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि साहब एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन, बाहरी कंसिडरेशन लेके हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। अच्छा, अंत में कहा है हाई कोर्ट के ऑर्डर से अगर ये बहाल रहा तो फ्री स्पीच, डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स ये सारा सीज कर जाएगा। और एक राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर का भी 8 साल के करियर का बर्बाद हो जाएगा। रिलीफ नॉट ग्रांटेड विल लूज 8 years ऑफ करियर। हाँ, जो बहुत, ये तो मान लीजिए कि राहुल गांधी का अपना करियर का है, लेकिन सवाल इससे बड़ा है। सवाल मैसेज का है ना। राहुल गांधी एक प्रतीक है, मान लीजिए संसद में 543 में से एक,
तो एक सिंबॉलिज्म भी होता नहीं, है। और राहुल गांधी सिर्फ संसद के 543 में एक नहीं है। राहुल गांधी लीडर एक संस्था होती है। हमारा एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी जो भारत का है, इसको हम पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं एडवर्सेरियल फॉर्मेट ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें पक्ष होता है, विपक्ष होता है, और वो द्वंद्व करते हैं इश्यूज को लेके। जैसे मान लीजिए कि वादा किया सरकार ने कि हम 15 लाख जेब में डालेंगे, तो हर दूसरे दिन विपक्ष कहेगा कि भाई कहां है वो 15 करोड़। इसलिए नहीं कि कोई अवमानना कर रहा है, इसलिए कि जनमत को अपनी तरफ कर सके। ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है। वी क्रिएट ए मार्केट प्लेस फॉर कंपीटिंग आइडियाज। एक द्वंद्वात्मक आइडियाज का हम बाजार पैदा करते हैं व्यूअर्स की नजर में। तो मुझे लगता है कि ये हाईकोर्ट ने समझा ही नहीं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता कैसे है। इस केस में एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन, जैसे कि उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा, अब ये प्रधानमंत्री को राहुल गांधी नहीं कहेंगे तो और किसको कहेंगे? तो ये मुझे लगता है कि ये चीजें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को देखनी पड़ेंगी इस जजमेंट में। तो अब एक देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि क्या करने वाला है। लेकिन चूंकि इफ एंड बट में हम आगे बात करते हैं, क्योंकि सुनवाई है, सबकी नज़र है, तो और एक ट्रेंड के आधार पर बात करते हैं। वो इसलिए क्योंकि सूरत की निचली अदालत से, सूरत के सेशन कोर्ट से और हाई कोर्ट से भी ज्यादातर लोगों का मानना था, इंक्लूडिंग कांग्रेस लीडर्स, कि राहत नहीं मिलने वाली है। अब एक चीज और ऐड कर दे इसमें कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं जजमेंट, लेकिन कानून नहीं, मैं आपसे सवाल वही पूछ रहा था। अच्छा, सवाल वही पूछ रहा था कि वो उनको लगता था कि राहत नहीं मिलने वाली है, और इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत अहम बात कही थी, और बहुत अहम मेरे जैसे लोगों को भी लगा कि हाईकोर्ट ने 66 दिन तक फैसले को रिजर्व क्यों रखा। समर वेकेशन हो गया, इतना बड़ा फैसला जिसमें एक नेता विपक्ष की, बड़े नेता की अगर सांसदी चली गई 24 घंटे के भीतर, और हाईकोर्ट ने फैसले को 66 दिन रखा, 66 दिन बाद आया और उसमें कोई रिलीफ नहीं था। तो अब चूंकि सबकी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, तो एक कानून के जानकार के तौर पर जितने मुद्दे आप बता रहे हैं, जो कांग्रेस ने अपने पिटीशन में दिया, जो हाई कोर्ट के फैसले में जो खामियां हैं, बकौल कांग्रेस या कानून के जानकार के तौर पर आपको भी वैलिड पॉइंट लगता है, इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर तो ये मानना चाहिए कि फिर सुप्रीम कोर्ट की दिशा यही होगी कि यहाँ से राहुल गांधी को राहत मिल सकती है। देखिए, एक आप यूं ही देख लीजिए, एक किसी बच्चे को भी बैठा के पूछा जाए कि एक कानून है जो कि बेलेबल है, मतलब प्लेन बेलेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है, उसको जघन्यतम कैसे कहा जाएगा? अगर होता तो बेलेबल क्यों होता, नॉन कॉग्निजेबल क्यों होता? ठीक है ना? तो यही सुप्रीम कोर्ट में ये है कि भाई ये इतना ही काफी है इस पूरे केस के लिए। अब आते हैं हम सुप्रीम कोर्ट, क्या किसी भी कानून को एक टच स्टोन पे देखा जाता है कि अगर ये कानून जो बनाया जाने वाला है या बन चुका है या अस्तित्व में है, ये ना रहता तो उसके नुकसान क्या क्या होते, ये होता है। इसी तरह जजमेंट के बारे में है कि फर्ज कीजिए कि ये जजमेंट नहीं आता है, जजमेंट ठीक ये आता है कि नहीं साहब, वो हाई कोर्ट ने सही किया और वो कर दिया, इसके जो कोलेटरल डैमेज होगा वो सिर्फ राहुल गांधी का नहीं होगा। राहुल गांधी का 8 साल का करियर इतना बड़ा नहीं है, इस डेमोक्रेसी को के फंक्शन को रोक देगा वो, क्योंकि तब कोई सड़क पे खड़ा होके चुनाव प्रचार में जैसे ही ये बोलेगा, दरोगा उसको पकड़ के ले जाएगा, और खास करके बीजेपी का होगा, दरोगा अपने आप इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लेगा कि इसमें तो राहुल गांधी की दरोगा कर लेगा। एसपी इस देश में जब एसपी कांवड़ यात्रा के लोगों का पैर धो के उसका वीडियो बनाता है और चीफ मिनिस्टर को वो ऑफिस को ट्रांसमिट कर देता है कि साहब देखिए मैं भी कर रहा हूं, तो उस प्लाइबल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जो सड़ रहा है, जिसमें कि रीढ़ है ही नहीं है, उस सिस्टम में दरोगा तो बहुत पावरफुल होता है। दरोगा किसी को पकड़ लेगा, ये खुश करने के लिए कप्तान खुश होगा क्योंकि वो कांवड़िए के पैर धोता है, और कप्तान खुश होगा तो सीएम खुश होगा, ये एक चल जाएगा, और सीएम खुश होगा तो प्राइम मिनिस्टर। ये जो स्ट्रक्चर होगा, इसका खतरा यही है कि कल ये जब मैसेज आएगा तो इलेक्टोरल एरिना में, मतलब जो चुनाव का स्थल होता है, उसमें कोई विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ एक लाइन नहीं बोल पाएगा। अच्छा, भारत में इसकी वजह क्या है?
भारत का जो करप्शन है ये पे ऑफ सिस्टम का करप्शन कहते हैं या कोल्यूसिव फॉर्म ऑफ करप्शन। ये करप्शन जाता नहीं है। जिन देशों में ये आ गया है, भारत में पहले था शेक डाउन सिस्टम, है ना, या कोएर्सिव करप्शन जिसमें दरोगा धमका के पैसे लेता था। अब ये कोल्यूसिव है, इसमें कोई ललित मोदी, कोई नीरव मोदी किसी और से मिला हुआ है और वो पता नहीं क्या होता है, वो एयरपोर्ट, पूरा का पूरा एयरपोर्ट किसी और के हाथ में है, वो ले लेता है दबाव डाल के, दबाव डाल के या सरकार। हाँ, वो आप उसकी बात कर रहे हैं, मुंबई एयरपोर्ट की है। मेरे ख्याल से हमारे व्यूवर्स को ये याद होगा, इसलिए हमने पूरा रेफरेंस नहीं दिया। छापे पड़े थे, ईडी उनके पीछे थी, बाद ये में वो क्लासिक केस है कोल्यूसिव फॉर्म ऑफ करप्शन का। और जिस देश में ये आ जाता है, हमारे यहाँ 71 से ये शुरू हुआ था, ये जाता नहीं है जब तक कि स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ लॉस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस ना हो। लेकिन हमारे यहाँ सारे इंस्टीट्यूशंस कहाँ हैं? सब नतमस्तक हैं दरबार में। लिहाजा पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आपको भ्रष्टाचार पे हमला करना होगा। राहुल गांधी ने क्या गलत किया? अगर आप इस देश में पॉलिटिकल डिस्कोर्स को करप्शन पे नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि पूरा का पूरा तो ये सिस्टम ही करप्ट है। लिहाजा राहुल गांधी ने करप्शन को लेके नीरव मोदी, कौन मोदी, वो मोदी, अगर ये किया है तो वो करप्शन की तरफ है। और वो करप्शन है जो कि आपके कोल्यूसिव फॉर्म ऑफ, जिसमें कि इंजीनियर और ठेकेदार एक सहमति पे होते हैं। पुल में 1-5 का मसाला लगता है एक की जगह, और पुल 30 साल बाद गिरता है। तब तक ये इंजीनियर इन चीफ बन चुका होता है और ये जो ठेकेदार है ये मेंबर पार्लियामेंट हो चुका होता है। सिस्टम को दबाने की ताकत आ जाती है। लिहाजा भारत में करप्शन खत्म ही नहीं होगा अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भ्रष्टाचार का मुद्दा। भ्रष्टाचार तो मोदी जी कह रहे हैं कि ये सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर हैं। अभी भी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था कि परिवारवादी और भ्रष्टाचारी सब एक हो रहे हैं। तो वो तो मानते हैं कि जो हमारा कुनबा है, जो अब 38 दलों का कुनबा हो गया है, इसमें सारे पवित्र प्योर लोग, बाकी तो भ्रष्टाचारी उधर है। राहुल गांधी को कहां से आकर भ्रष्टाचार? वही तो मुश्किल है ना कि ब्राइजन वो है एक जिसको कहते हैं बेशर्मी से चीजों को प्रेजेंट करना। आपने कहा सबको अच्छा लगे कि कोई अजीत पवार है, कोई एनसीपी है जिसने कि 70,000 करोड़ का कर दिया। लेकिन जब 3 दिन बाद आप उसी अजीत पवार को गले लगाते हैं और उसको फाइनेंस दे देते हैं। जानते हैं मुंबई, पूरे महाराष्ट्र का जीडीपी कितना है? 25 लाख करोड़ का जीडीपी है वहां का। आप उसको जानते हैं बजट कितने का है? 8 लाख करोड़ का बजट है। आप उस महाराष्ट्र के उस आदमी को देते हैं जिसको 5 दिन पहले हाई कोर्ट ने कहा था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसको करप्ट बताया था, और उसी को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने गले लगा के फाइनेंस मिनिस्टर दिया। तो इसके बाद भी कुछ अगर सुप्रीम कोर्ट इसको भी आंखों से बंद कर देता है, अगर इसमें भी काला ब्लिंकर आई रखता है, तो मुझे नहीं लगता फिर वो संस्था किस मतलब की है। तो मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ के इस काल में कम से कम आंखों पे इतना बड़ा पर्दा तो नहीं होगा कि आप सामने महाराष्ट्र देख रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं करप्शन किसके लिए कहा जा रहा है। ईडी जाएगा और 3 दिन बाद आपके पार्टी में आप शामिल हो जाएंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में नहीं आता? तो ये जो हम लोग के समझ में आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तो समझ ही रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये वो मकाम है जहां ये दोनों जजमेंट्स, राहुल गांधी का और जो केजरीवाल ऑर्डिनेंस पे वर्सेस, ये दोनों भारत के इतिहास में एक वो उदाहरण बनेंगे जो वर्ल्ड की डेमोक्रेसी में, जुडिशियल सिस्टम में कोर्ट हुआ करेगा। ये बहुत अहम बात एनके सिंह साहब ने कही। परसों जो वीडियो हमने परसों या तरसों किया था उसमें भी और अभी भी, कि सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, सवाल पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में अपोजिशन के स्पेस का है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का है, और आप जो सत्ता पक्ष है उसकी आलोचना करके जनता के बीच संदेश देने का आपको अधिकार का है। लेकिन राहुल गांधी के एक बयान को जिस तरह से उस बयान को इतना बड़ा मुद्दा बनाया,
विस्तार से मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बीजेपी विधायक कैसे पूर्णेश मोदी गए, निचली अदालत गए, फिर उन्होंने अपने ही उस केस पर हाईकोर्ट से स्टे ले लिया, 1 साल तक वो पेंडिंग रहा, फिर राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे को उठाया और यहां बहुत बवाल हुआ और आखिर फिर वो केस खुला और उसके बाद फास्ट ट्रैक में फटाफट 3 अदालतों से 2 साल की अधिकतम सजा। वो बहुत अहम है, बार बार हम लोग बात करते हैं, सजा अधिकतम 2 इसलिए क्योंकि 2 साल सजा होगी तभी उसकी संसद की सदस्यता जाएगी, तो अधिकतम सजा और राहुल गांधी के साथ जो हुआ। लेकिन पॉलिटिकली अगर देखें तो राहुल गांधी अभी भी सक्रिय है। आज बेंगलुरु की बैठक में शाम को जो भी वो लोग अनाउंस करेंगे, राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर में अगर कांग्रेस कहती है कि इफ रिलीफ नॉट ग्रांटेड विल लूज 8 years ऑफ करियर, जो पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में कहा है कांग्रेस की तरफ से, तो ये पॉलिटिकल करियर को नुकसान होता है इससे? नहीं, पॉलिटिकल करियर तो जनमत से चलता है ना। जनमत राहुल, आपको याद होगा सोनिया गांधी ने कोई पद नहीं लिया, काफी दबाव था प्रधानमंत्री बनने का, नहीं लिया, लेकिन वोट पड़े 2004 में ही नहीं पड़े, 9 में भी पड़े और 9 में ज्यादा पड़े। तो कहा जाए कि सोनिया गांधी साहब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं थे, लिहाजा उनको नहीं, अच्छा खाली एमपी मेंबर पार्लियामेंट ही तो थी ना, तो वो राहुल गांधी का नहीं है, बस इतना ही तो है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इससे कहीं इमेसिएट, डेबिलिटेट, कमजोर होगी, बल्कि हकीकत यह है इससे राहुल गांधी ज्यादा मजबूत होंगे। और जिस तरह वो गली कूचे में खेत में जाके धान बो रहे हैं, कर रहे हैं, भारतीय जनता को ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, और खास करके तब जबकि सत्ता के लोग ये करते हैं। तो कई बार इसका जो दूसरा वर्जन है वो है कि हम आंख बंद करके किसी कंदरा में, गुफा में आंख बंद कर लेते हैं और 150 कैमरे लगवा लेते हैं, ये उसका दूसरा वर्जन है। जनता को शायद वो भी अच्छा लगता हो, लेकिन ये जो है मैकेनिक के साथ बैठना, ट्रक पे चढ़ना, मुझे लगता है ये बहुत सूदिंग इफेक्ट जनता की नजरों में देता है। अच्छा, आपको याद है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, कोई ऐसी दूसरी घटना किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को लेकर देश के बड़े अपोजिशन लीडर को इस तरह से मानहानि की सजा अधिकतम मिले और वो संसद से बाहर कर दिया जाए? अपने देश में तो ऐसी कोई घटना 70 साल में नहीं हुई है। और मेरा मानना है कि शायद वर्ल्ड की जो प्रोमिनेंट डेमोक्रेसीज हैं कभी उसमें नहीं हुआ है। प्रोमिनेंट डेमोक्रेसीज में, मुझे पाकिस्तान का नहीं कह सकता, या अफगानिस्तान में तो आर्मी घुस के किसी को बाहर कर देती है, वो अलग तो चीज़ वो अलग है। लेकिन जो डेमोक्रेसी, प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी है और रियल जैसे कि डेमोक्रेसी अजीब सा शब्द है ना, नॉर्थ कोरिया का नाम आप जानते हैं क्या है? DPR कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक, वो भी डेमोक्रेसी है, जो किम जोंग उन है। तो इसलिए सोते हुए किसी को देखता है अगर मीटिंग में, उसी को नहीं, वो उसी समय उसी में मार दिया जाता है। तो हकीकत ये है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं, या मेजॉरिटी के ब्रूट फोर्स से आप सारी संविधान को, मुझे याद आता है जब डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया था कि भाई ये 356, ये तो आप केंद्र को बहुत बड़ी ताकत दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा था नो, इट विल बी डेड लेटर। ये शब्दों में तो है लेकिन ये डेड है, ये कभी यूज नहीं होगा। 132 बार ये यूज हुआ है और 10 बार मोदी जी ने किया है। तो हकीकत यह है कि हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन को रखा कहां? तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी होगा कि या तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी ये बहाल रहे या फिर छोड़िए। फिर अच्छा, एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो ये सारी संस्थाएं, मुझे तो डर लगता है कि एक बचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, कम से कम उससे ये उम्मीद है कि नहीं, ये डेमोक्रेसी बहाल रहेगी, वरना बाकी संस्थाएं तो जो, उसके बाद कुछ बच नहीं जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं रहा तो जो चुनाव आयोग को लेकर ये सवाल बार बार उठाए, पिछली बार आपने भी जिक्र किया ही, और चुनाव आयोग में जिस ढंग से नियुक्तियां हो रही है उसकी चिंता सुप्रीम कोर्ट को थी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर उस संवैधानिक संस्था में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया बदल दी। आपने कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करने वाला चुनाव आयोग को पीएमओ कॉल करके बुला लेता है, पीएमओ अपनी मीटिंग में ऑर्डर देके बुलाता है कि आप अपीयर होइए, और चुनाव आयोग जाता है, वो वर्चुअल होता है लेकिन जाता है। तो अगर ये हालत होगी तो एक बचा है सुप्रीम कोर्ट। और हाल के दिनों में इनके सिंह साहब, मेरे ख्याल से कई ऐसे चुनाव हुए राज्यों के भी और ये भी, जिसमें पहले से लोगों को अंदाजा था कि प्रधानमंत्री मोदी की आखिरी रैली होने वाली है, उसमें कुछ वो अनाउंस करेंगे बड़े बड़े पैकेज, और उसके एक दिन बाद चुनाव आयोग तारीखों का अनाउंस करेंगे। बंगाल का किस्सा सामने कई राज्यों में हुआ ऐसा
तो ये नहीं, ये वो तब का है हाँ, जब कोरोना अपने शबाब पे था। शबाब पे था, सही और बात उस समय लग रहा था कि तिल तिल करके आदमी मर रहा था, लाशें बहाई जा रही थी, देश में वो हालत थी। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन तन के खड़ा होकर कह देता नो फर्दर, यहां से आगे नहीं जाएंगे, आप खत्म हो गया, वापस चलिए। लेकिन वो 3 दिन और रोका गया, और जब लास्ट वाला हो गया तब कहा इलेक्शन कमीशन सरकार कहिए तो अब कर दें, मतलब उसका भाव यही था। और उसके बाद उसने उस पर रोक लगाई। इसके पहले किस तरह से देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री लोगों से गलबहियां कर रहे थे उस कोरोना काल में, ये हम सब ने देखा। तो ये संस्थाएं तो क्रिपल हो चुकी हैं, एक बचा हुआ है। ये जो दोनों हैं, मैं वही कह रहा हूं, 2024 के युद्ध के पहले ये जो मकाम है, ये मेरे ख्याल से न्यायपालिका को या तो बचेगा डेमोक्रेसी या नहीं बचेगा। और ये दोनों जो हैं, ये टेस्ट केसेस हैं उसके लिए। दोनों, मतलब एक केजरीवाल वर्सेस केंद्र सरकार जो अध्यादेश पर है, और दूसरा राहुल गांधी। आखिरी सवाल कि जैसे अब 21 जुलाई की तारीख है, 21 जुलाई को हो सकता है नोटिस उसको भी, पुर्णेश मोदी को भी जाए। 21 को कुछ खास हो सकता है या अगली तारीख पे ही होगा? 21 को क्या हो सकता है? अब देखिए, एक तो ये है, कई बार सुप्रीम कोर्ट की अपनी भी समस्या होती है कि उसे न्याय करते हुए दिखना चाहिए। और ये सबसे बड़ा कोर्ट है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल नॉट बिकॉज इट इज इनफेलेबल। ये अंतिम अदालत इसलिए नहीं है कि हर चीज सही ही करती है, बल्कि इसलिए है अंतिम अदालत, इसलिए सही माना जाता है क्योंकि ये अंतिम है। अब इसके बाद तो आप कहीं कुछ है नहीं। तो हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए ये मैसेज देना होता है कि न्याय हो रहा है। लिहाजा, वरना प्राइमा फेसी ये केस है जिसमें ये कन्विक्शन तो स्टे हो ही जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो नोटिस होगा, क्योंकि एक आदमी ने, जो वो है कंप्लेनेंट है राहुल गांधी के खिलाफ, पुर्णेश मोदी, उसने कैविएट दायर कर रखा है। तो उसको भी फेयर वो करने के लिए इस पे मुझे लगता है कि उसको नोटिस चाहिए। अच्छा, एक और चीज, अभी बेंच कंस्टिट्यूट शायद नहीं हुई, अभी जो जानकारी नहीं है दिखानी, तो वो तो पहले हो जाएगा 21 के पहले कि किस बेंच पे सुनवाई? हाँ, जी, वो हो जाएगा। और जहां तक हम अभी समझ पाए हैं इन केसेस पे, जैसे मान लीजिए कि यही दिल्ली वाला हम बार बार रिफर कर रहे हैं, दिल्ली वाले केस में भी जस्टिस 2018 में जब दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे, उस समय जो बेंच थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसमें भी जस्टिस चंद्रचूड़ थे। लिहाजा जो एक जज उस सब्जेक्ट को पे जजमेंट दे चुका है, वो जानता है, वो उसमें रहता है, तो वो और संवर्धित होता है वो बेंच। तो लिहाजा मुझे लगता है ये बेंच बाई एंड लार्ज चीफ जस्टिस की होगी, और इसलिए भी कि इशू बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये चीफ जस्टिस के सदारत में ही जो 5 मेंबर बैठेंगे, ये उनकी बेंच होगी। और इन मुद्दों पे फैसला भी कई बार सुप्रीम कोर्ट, खास करके इसी मामले पे आप देखें, दिल्ली वाले मामले पे, तो 5 जजमेंट आए, 5 जजमेंट आए हैं। हाई कोर्ट का एक नेगेटिव जजमेंट छोड़ दीजिए, तो जस्टिस चंद्रचूड़ इस तरह के जो मेजर जजमेंट्स है उसमें रहे हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि वो इसमें रहेंगे। चलिए, बहरहाल तो इस बातचीत को खत्म करते हैं। मकसद यही है कि समझना सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। 21 तारीख को पहली तारीख है, अगर राहुल गांधी की सुनवाई की पहली तारीख के मद्देनजर देखें। लेकिन यहाँ से बहुत कुछ तय होना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। अगर राहुल गांधी की सजा दोष सिद्धि पर स्टे होता है तो राहुल गांधी की फिर से सदस्यता बहाल होगी। नहीं स्टे होता है, 2-3 तारीखों के बाद, मुझे लगता है सुनवाई अगर होगी भी तो 2 से 3 तारीख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी ऐसे ही 2 या 3 तारीख पड़ी। हाँ, इसमें क्योंकि आपके पास चीजें बहुत ट्रायल होके हर लेवल से चीजें आ चुकी है। और हाँ जी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें चीजें, आर्गुमेंट बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें। चलिए, तो क्या होता है उस पर नजर होगी, और जब भी कुछ जानकारी आएगी, और 21 तारीख को भी हम कोशिश करेंगे इनके सिंह साहब हमारे साथ रहें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कायदे कानून, संविधान, अदालती प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की प्रक्रिया को बहुत बारीकी से समझते हैं, और ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए कानूनी दृष्टि से भी बात करना ज़रूरी है। इसलिए हमने सिंह साहब को बुलाया। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है और कर लिया है तो अच्छी बात है, तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। नमस्कार।